Hello students, today we are going to start with the chapter 13 of your biology course, that is organisms and populations. आपने इस चीज़ से रिलेटेड बहुत बार पढ़ चुके होंगे इवन इन योर जियोग्राफी एंड इन योर प्रीवियस साइंस सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली इन क्लास 10 आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे, और ऑफ कोर्स इन क्लास 9 ऑल्सो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें कई बार आपके सामने आई होंगी, फूड चेन, फूड वेब. So that is what we have to study in this one. Okay, organism and populations. We already have discussed what population is and what organism is in chapter 4. Population वहाँ पे भी discuss किया था. What is population? Let me just. Population is a group of organisms which can reproduce. जैसे वहाँ भी मैंने example दिया था. This is गोरखपुर and यहाँ पे humans are there, cats are there, dogs are there. When we talk about human population, then we talk specifically only about humans. Humans can reproduce among themselves. They cannot reproduce with dogs or buffaloes or something like this, right? So population is a group of organisms belonging to the same species. When we talk about total population, so that means that time also we are talking about total population of humans. Okay, when we are talking about population of living organisms, then we'll talk about everything. Living organisms includes everything: humans, plants, cats, dogs. So the population क्या होता है? It's a group of organism of same species. और उसके बेसिक मेंबर को, इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाता है ऑर्गेनिज्म. जैसे हम लोग हैं, हमारा एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन. अब इसका जो एक सिंगल यूनिट है, जैसे कोई एक सिंगल इंसान, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म. ओके, दैट इज़ पॉपुलेशन. सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इकोलॉजी इज़. इकोलॉजी ऑफ कोर्स कम अक्रॉस मेनी टाइम्स. सपोज कीजिए हम लोग हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विथ आवर सेल्स, वी आर इंटरेक्टिंग विथ अदर एनिमल्स एंड ऑल. ठीक है, तो दो लेवल का इंटरेक्शन है. एक, हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ह्यूमन दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लस एक ह्यूमन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट फॉर वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, एवरीथिंग. सो दिस इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड इकोलॉजी. मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट together is called ecology. Okay, and this term was given by one of the scientists. His name was Ernest Haeckel, ERNSTHACKEL, Ernest Haeckel. ठीक है, अब ये जो इकोलॉजी होता है, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ. वन इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी, अदर इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी. ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी. ऑट मतलब क्या होता है? ऑटो, सेल्फ. सिन मतलब टुगेदर. Art ecology, when we study about relationship between a single species and environment. मतलब जैसे human is a one species और human का interaction with environment, that is called art ecology. और species ecology भी बोलते हैं, क्योंकि एक species का जो dependence है environment पे, उसकी study को art ecology बोलते हैं, AUT, या species ecology. Second is syn ecology. Syn means together, means interaction of all the species with the environment. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्पीसीज, कैट स्पीसीज, डॉग स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, वट एवर कम्स टू योर माइंड, दैट कंस्टिट्यूट्स सिन इकोलॉजी. सिन मीन्स टुगेदर, एवरीथिंग कंबाइंड. ओके, नाउ दिस इकोलॉजी और द एंड व्हाट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम से ही इकोलॉजी बना. इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ओके, इसका सबसे बेसिक यूनिट होता है इंडिविजुअल, मतलब ऑर्गेनिज्म. व्हेन एक ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप के कंबाइन करते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट्स पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एक साथ कंबाइन करता है तो कम्युनिटी बनाता है. जैसे कि हम लोग एक जगह पर रहते हैं, तो हमारा कम्युनिटी है. फिर इकोसिस्टम, फिर मतलब कि कम्युनिटी का डिपेंडेंस विद एनवायरनमेंट, देन लैंडस्केप, देन बायोम, देन बायोस्फीयर. बायोस्फीयर टॉप लेवल होता है. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की. हायरार्की क्या होता है? अरेंजमेंट, राइट. तो दिस इज़ इकोलॉजिकल हायरार्की, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे सेल्स का हमने पढ़ा है, सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करके
ऑर्गन सिस्टम बनाता है, दैट फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म से आगे की कहानी है। ऑर्गेनिजम्स कंबाइन करके पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन कंबाइन करके कम्युनिटी, कम्युनिटी कंबाइंस कम्स इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द टॉप लेवल ऑफ व्हाट ecological hierarchy, and which is the basic unit of ecological hierarchy, that is individual or the organism. So if somebody asks you to define what ecological hierarchy is, तो आप क्या बोलोगे? It is the arrangement of different levels of organization of what ecosystem, और ठीक है, तो दिस इज बायोलॉजिकल हायरार्की और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल हायरार्की और इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिक यूनिट इज इंडिविजुअल, आप देख सकते हो इन द PDF हियर, द बेसिक यूनिट इज सबसे ऊपर इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को आपको डिफाइन करने के लेवल तक है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट लिविंग एंटिटी विच हैज़ इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस, इट हैज़ इट्स ओन बॉडी विच इज़ सेपरेट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड दे आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, और एक सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे अगर एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो एक दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, तो इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म। अब इंडिविजुअल्स सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं ह्यूमंस हैं, तो हम सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंबाइन करेंगे तो विल फॉर्म पॉपुलेशन लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया। और डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं और डिफरेंट क्या बोल सकते हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के होंगे, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट सिंगल स्पीसीज, व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल पॉपुलेशन देन इट कुड बी जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं उनके। ठीक है, अब एक काम है, सपोज कीजिए एक टर्म होता है डीम्स, DEMES। डीम्स का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए हम लोग गायत्री नगर में हैं, तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस रहते हैं, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन, एनिमल्स का पॉपुलेशन, प्लांट्स का पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन आप सोच सकते हो, तो जब एक ही जियोग्राफिकल एरिया में जो अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन रहते हैं दे आर कॉल्ड डीम्स और लोकल पॉपुलेशंस। क्या कहते हैं? लोकल पॉपुलेशंस। ठीक है, अब बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं इसे। तो दिस इज सिंपली द कमिंग टुगेदर और असेंबलीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड्स कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। अब बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? ये नाम है कम्युनिटी। अब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंगस, वट एवर कम्स टू योर माइंड, दे कम टुगेदर, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दे आर म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, जो भी उनके बीच में रिलेशन हो। सो दैट मीन्स कमिंग टुगेदर और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। ओके, नाउ कम्स इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होगा? बायोलॉजिकल कम्युनिटी, और जब हमने ऊपर बताया था इकोलॉजी स्टडी क्या होता है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो ऊपर बने डिफरेंट पॉपुलेशंस और उनका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ कम्स लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में का मतलब होता है अ पार्टिकल यूनिट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय एन बाउंड्री। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डेक्कन, डेक्कन एरिया मीन्स वेस्ट एरिया, वो जो महाराष्ट्र वाला एरिया होता है। ठीक है, इफ़ यू से अबाउट नीलगिरीज एरिया, तो नीलगिरीज इज व्हाट? दैट तमिलनाडु वाला एरिया। व्हेन वी से अरावली रेंज, दीज आर लैंडस्केप्स। तो अरावली रेंज का होता है गुजरात, राजस्थान वगैरह हो गया। तो दीज आर लैंडस्केप, दे आर ए यूनिट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई ए नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, एंड देन कम्स बायोम्स। बायोम्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंडस्केप्स। जैसे आपने सुना होगा ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, फॉरेस्ट एरिया, ओशियन एरिया, सो दे आर बायोम्स। इनको बायोलॉजिकली बोला जाता है बायोम्स। ठीक है, तो डिफरेंट लैंडस्केप्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोम। जैसे कि मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत बारिश होती है वो वाले एरियाज़। जैसे कि इंडिया में आओगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ जाते हैं किसमें?
ट्रॉपिकल में, केरला भी ट्रॉपिकल में आता है। कंट्रीज़ की बात करोगे तो दैट ब्राज़ील और मोस्टली पार्ट्स ऑफ साउदर्न अमेरिका दे कम्स इन what you call that tropical areas. So that is a biome, and biosphere of course the large interaction of, और वो छोटा सा नैरो रीजन जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर दे इंटरेक्ट टुगेदर टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ पीपल, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ये सब चीज़ें बहुत पहले आपने देखा है, समझा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट इकोलॉजिकल हायरार्की। अब हमने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट की बात किया हमने, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इज़ व्हाट, एनवायरनमेंट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। इट इज़ सिंपली द एनवायरनमेंट, सम ऑफ ऑल द बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, और वो सारे कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर कंडीशन क्या होगा, वेदर कंडीशन क्या होगा, क्लाइमेट कंडीशन क्या होगा, कैसा टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो एनवायरनमेंट इज़ व्हाट, सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, और किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नाउ जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो दो चीज़ें कॉमनली आती हैं टर्म, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए टाइम। जैसे कि अभी आज है, हम गोरखपुर में, आज मान लीजिए कल बहुत धूप था और आज बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा वेदर है जो डेली चेंज होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर है। एक गिवन प्लेस पे, एक गिवन टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का प्रॉपर्टी है, मतलब आज टेम्परेचर क्या है, कितनी हवा बह रही है, व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी, दैट इज़ कॉल्ड वेदर। मीन्स वेदर चेंजेस डे टू डे, इवन टाइम टू टाइम। हो सकता है किसी दिन देखते हो पूरा धूप निकला होता है, आधे घंटे के अंदर बारिश शुरू हो गई, तो हम बोलते हैं ना मौसम बदल गया, मतलब वेदर चेंज हो गया। सो वेदर इज शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम। नाउ कम्स क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन। जैसे कि गोरखपुर में है, अभी से अभी क्लाइमेट यहाँ का अभी क्या चल रहा है, गर्मी का सीज़न है। अब इस गर्मी के सीज़न में किसी दिन टेम्परेचर 40 हो जाता है, किसी दिन 20 हो जाता है, किसी दिन बारिश हो जाती है, दैट इज़ वेदर। लेकिन फिर भी ये वेदर है कि फिर भी कंडीशन क्या है, ये गर्मी का सीज़न है, दैट सीज़न इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। दिस इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन। एवरेज वेदर कंडीशन इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। एक लॉन्ग टाइम में टेम्परेचर कितना, जैसे कि मैंने बताया आज भले ही टेम्परेचर 20 हो, कल 40 था, हो सकता है कल 50 हो जाए, लेकिन ओवरऑल हम पता है कि गर्मी के दिन में टेम्परेचर 20 से 40 के बीच में वेरी करता है। तो दैट इज़ द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट डेली चेंज नहीं होता है, वेदर चेंज होता है। वेदर मैंने बताया डेली नहीं, घंटों में भी चेंज हो सकता है। अभी maybe it's sunlight and within a half an hour you will see lots of cloud and all and it starts raining. So weather has changed. So weather is short term property of atmosphere at a given time at a given place. और उसी प्लेस पे लॉन्ग टर्म या एवरेज वेदर प्रॉपर्टी होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। ओके, ठीक है। एक टर्म आता है माइक्रो क्लाइमेट। व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए एक एरिया में है, जैसे जंगल में है, तो जंगल में क्या होता है, देखो कि बहुत सारे ऊपर ये होता है, घने घने मान लीजिए पेड़ हैं और नीचे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और जंगल इतना घना है कि नीचे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आ पा रहा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अमेजन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है, बहुत घने होते हैं, नीचे जल्दी नहीं आता। तो ऊपर का जो एरिया होता है पेड़ के ऊपर का, वो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन नीचे का एरिया क्या होगा, लो टेम्परेचर का होगा। तो इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं, लोकल वेरिएशंस को बोला जाता है माइक्रो क्लाइमेट। मतलब एक ही रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स। ये फिजिकल फैक्टर है ना, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, नेचुरली हो रहा है ऐसा।
10 मीटर ऊंचा पेड़ है, पेड़ के ऊपर चूँकि पूरा सनलाइट आ रहा है तो वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब पेड़ से ही सारा लाइट ढक गया, नीचे आ नहीं पा रहा है, तो नीचे जो कंडीशन है वो ठंडा है, मे बी 30 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर है, जितना सनलाइट पहुँच पा रहा है गर्मी के कारण। सो दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेट। तो माइक्रो क्लाइमेट इज़ द लोकल वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट दैट अकर्स इन अ एरिया ऑफ लिमिटेड साइज। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हुई। व्हाट इज़ हैबिटाट? हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट इज़ अ प्लेस जहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है एंड दैट गेट्स अफेक्टेड बाय डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हैबिटाट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल, नॉट पीपल, एनी community lives and gets affected by a combination of factors, be it physical factors or whatever, जैसे कि टेम्परेचर से अफेक्ट होना, रेन से अफेक्ट होना। तो जैसे आप नाम लेते हो, जैसे पॉन्ड हुआ तो पॉन्ड इज़ ए हैबिटेट, डेजर्ट इज़ ए हैबिटेट, रिवर इज़ ए हैबिटेट, ओशियन इज़ ए हैबिटेट। वहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स रह रहे हैं वो वहाँ के कंडीशन से अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हैबिटेट उसे ही बोलते हैं। अनदर टर्म इज़ इकोलॉजिकल निश, NICHE। ये भी टर्म आपके पास कई बार आया होगा पहले पार्ट। ये जो हैबिटेट है उसका एक पार्ट है जिसका कुछ हिस्सा इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज ऑक्यूपाई किए होते हैं। मीन्स इकोलॉजिकल इज अ दैट एरिया ऑफ हैबिटेट विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई वन स्पीसीज। जैसे कि पॉन्ड है, पॉन्ड इज़ एन हैबिटेट। ठीक है, अब देखोगे उसके सरफेस पे सिर्फ प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट का जो ओशियन का सरफेस है वो क्या है? निश है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। उसके नीचे फिशेस वगैरह होंगे। ठीक है, तो लोअर एरिया इज द निश फॉर फिश। पूरा का पूरा ओशियन, समंदर जो है मेरा, वो क्या है? हैबिटेट है। लेकिन उस हैबिटेट में क्या है, मैंने बताया बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज रह रहे हैं, तो हर एक स्पीसीज अपना अपना जगह पकड़े हुए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। तो दैट एरिया ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निश। वो भी ऑफ कोर्स बहुत सारे रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, टाइप ऑफ फूड, किस तरीके का शेल्टर है, किस तरीके का कंपटीशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक थिंग्स है जो हमें एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस थिंग यू आर रीडिंग अबाउट इट। ओके, अब हमने बात किया जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है? इट्स ए सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स। एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं लिविंग फैक्टर्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद होते हैं। ठीक है, so let's go and read about environmental factors. We'll first study about abiotic factors. So abiotic factors are non-living factors or substances which constitute the environment and affect the survival of organisms which are dependent on it. The first thing which we have to study is about the temperature. Temperature, of course, आप जानते हो, it's a very important factor that determines the biomass of a place. Biomass का मतलब क्या होता है? कितना लिविंग अमाउंट मौजूद है। जैसे कि इस एरिया में कितने प्लांट मौजूद हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी, जो फूड सोर्स की तरह काम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टोटल बायोमास। ठीक है, तो टेम्परेचर इज समथिंग विच अफेक्ट्स द बायोमास। अब टेम्परेचर जो क्या होता है, डे बाय डे, पर सीजन, ये सब कुछ अफेक्ट होता है। हमें पता है कि इक्वेटर रीजन पे, मतलब मिडिल ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वी गो टूवर्ड्स पोल टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर जो लैंड एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, बट द मोमेंट वी रीच टूवर्ड्स माउंटेन्स टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, आपको अगर याद होगा, एंजाइम्स वाला चैप्टर। टेम्परेचर का चेंज होना, एक मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी 42 से 43 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करता है। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी, सिर्फ हमारी ही बॉडी नहीं, प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नेसेसरी टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, बी इट डाइजेशन और रेस्पिरेशन, व्हाटएवर, सब जगह कुछ ना कुछ एंजाइम्स आते हैं, एंड दे कैन नॉट स्टैंड हाई टेम्परेचर्स।
So that is why the temperature becomes an important factor, because that directly affects the functioning of enzymes, means they are affecting the metabolism. अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन को बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है, कल जाके 40 डिग्री हो, तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन्स ही हैं, एकाएक टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लार्ज चेंज इन टेम्परेचर वेरिएशंस को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स, URYTHERMAL, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। कैट्स, डॉग्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, बर्ड्स, हम ये सब क्या होते हैं, यूरीथर्मल। जैसे हम लोग इन जनरल बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, जैसे कैट्स, डॉग्स जो भी आप यहाँ सामने देख रहे हो, तो नॉट ओनली कैट, दे आर ऑल क्या मैमल से ही आते हैं। तो मैमेलियंस जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से एक प्लांट भी होता है, आर्टिमेशिया ट्राइडेंटेटा, आर्टिमेशिया ट्राइडेंटेटा। ये भी एक क्या होता है, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब वाइड चेंज इन टेम्परेचर कैन बी बेयर्ड। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड चेंज बर्दाश्त कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। दूसरा होता है एक स्टेनोथर्मल, जो बहुत ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड रेंज, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बेयर ओनली ए लिमिटेड और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे कैनॉट बेयर लार्ज स्केल चेंजेस इन टेम्परेचर्स। सो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। जैसे कि पोलर बेयर होता है, जो वहाँ पर रहता है, पोल्स वगैरह पर रहता है, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स। फिर पानी में जो फिशेस वगैरह भी होता है, हमने पढ़ा है कि ये लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा चेंज टेम्परेचर में बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। अब ये जो स्टेनोथर्मल होते हैं, हमने पढ़ा है कुछ लोग जो होते हैं ये गर्मी के दिनों में इनएक्टिव हो जाते हैं जब गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, और कुछ ठंड के दिनों में भी ये हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर को। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी टेम्परेचर जिनका वेरी करते रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, दे आर कॉल्ड पाइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। और ऐसे जिनका टेम्परेचर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और उनके बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट, सच आर कॉल्ड होम्योथर्मल्स और वार्म ब्लडेड। जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स। तो मैमल्स एंड बर्ड्स किस में आएंगे, यूरीथर्मल में आएंगे, होम्योथर्म्स में आएंगे। ठीक है। जो हमने पढ़ा यूरीथर्मल, क्या बोला हमने, बोला यूरीथर्मल जो बहुत ज़्यादा चेंज को बर्दाश्त कर लेते हैं। और होम्योथर्म हमने क्या बोला, वही चीज़ जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंज होने के बावजूद भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो दैट इज मीन्स होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स विल कम अंडर यूरीथर्मल, एंड दीज पाइकिलोथर्म जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते जाता है, दे कम अंडर स्टेनोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड को एक और नाम दिया जाता है एक्टोथर्मिक, और वार्म ब्लडेड को एक और नाम दिया जाता है एंडोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है। अब हमने पढ़ा ये टेम्परेचर वगैरह जो होता है बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे ग्रोथ कैसे हो रहा है, किस टाइप का बॉडी कलर होगा, व्हाट विल बी द रिप्रोडक्शन रेट, व्हाट विल बी द मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इन जनरल बिहेवियर, सब कुछ ये करता है। जैसे कि एक मोलस्का फैमिली का ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर जो होता है उसका लेंथ बढ़ता है ये ऑर्गेनिज्म का। जब 10 डिग्री टेम्परेचर होता है तो लगभग 1.5 mm के आसपास होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता है, डबल हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ के 10 mm हो जाता है। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर पे वो 1 से 1.5 mm तक है, लेकिन जैसे ही 20 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसकी लंबाई बढ़ के हो जाती है 10। तो ग्रोथ, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑयस्टर। एक एग्जांपल दिया हमने ऑयस्टर का। तो कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमने बताया था। एंजाइम्स गेट डायरेक्टली अफेक्टेड, सो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कुछ लोगों में रिप्रोडक्शन भी ये अफेक्ट होता है, जैसे कि ग्रास हॉपर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के रेंज तक पहुंचता है एनवायरनमेंट का, वो जो एग ले करते हैं, वो एग ले करने की कैपेसिटी उनकी 20 to 30 टाइम्स बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर तो जल्दी एग रिलीज़ नहीं करते हैं अपनी बॉडी से,
लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होता है एनवायरनमेंट में, ग्रास हॉपर्स की जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है 20 से 30 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो भी अफेक्ट होता है टेम्परेचर के कारण। एक ऑर्गेनिज्म है डैफनिया, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 20 से 25 डिग्री, तो उस समय वो जनरली जब रिप्रोड्यूस करता है तो फीमेल प्रोजेनी बनाता है, जो उसका जो बच्चे होते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है उस समय इक्वल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल भी प्रोड्यूस करते हैं वो। ठीक है, ऐसा ही जेनोप्सिला में एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी होता है। तो डैफनिया में सेक्स रेशियो भी इम्पैक्ट हो जाता है टेम्परेचर से। एट लोअर टेम्परेचर इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ फीमेल ऑर्गेनिजम्स, एट हाई टेम्परेचर इट प्रोड्यूसेस इक्वल मेल एंड फीमेल। टेम्परेचर ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म का, कोई गर्म टेम्परेचर में रहना पसंद करता है, कोई लो टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। ऐसे फिर कलरेशन, जो लोग गर्म मौसम में रहते हैं उनका स्किन कलर डार्क होता है, और जो ठंडे एरिया में रहते हैं उनका स्किन कलर लाइट होता है। ठीक है, इसको एक नाम भी दिया जाता है, एक रूल बोला जाता है, इसको बोलते हैं ग्लॉगर्स रूल। क्या कहते हैं? ग्लॉगर्स रूल। जो और लोग वार्म एरिया में, हाई टेम्परेचर एरिया में रहते हैं उनके स्किन का कलर क्या होता है? डार्क होता है, और जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं उनके स्किन का कलर क्या होता है? लाइट होता है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉगर्स रूल। ठीक है, दूसरी एक और रूल होता है, जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो दे आर मोर ब्रॉड। दैट इज़ कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। दैट इज़ कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। ऑल्सो दूसरी एक तीसरा रूल होता है एलिन्स रूल। वो क्या बोलता है? जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं उनका जो आँख, नाक, कान ये सब होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उसको बोलते हैं एलिन्स रूल। तो हमने क्या बोला? एक ग्लॉगर्स रूल बोला। ग्लॉगर्स रूल क्या था? जो वार्म एरियाज़ में रहते हैं उसका इनकी स्किन कलर डार्क होता है, एंड दोज हु लिव इन कोल्डर एरियाज दे हैव लाइटर स्किन कलर। दैट इज कॉल्ड ग्लॉगर्स रूल। देन आई टोल्ड यू अबाउट बर्गमैन्स रूल। व्हाट इज बर्गमैन्स रूल? पीपल हु लिव इन कोल्डर एरियाज they have large body size. Okay, that is Bergman's rule. And there is Allen's rule. Allen's rule says that people who live in cold areas, they have a small nose, eyes, ears, so that is called Allen's rule. ठीक है, एक होता है जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल जो होता है मोस्टली फिश को लेके होता है। जो फिशेस कोल्ड वाटर में रहते हैं उनमें के शरीर में ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन्स होते हैं। दैट इज़ जॉर्डन्स रूल। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, आपने एक वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, उस चीज़ के बारे में भी। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ थर्मोपेरियोडिसिटी। मतलब कि किसी जगह पे रेगुलर इंटरवल पे टेम्परेचर का क्या चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोपेरियोडिसिटी। उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे, थर्मोपेरियोडिसिटी के बारे में थोड़ा आगे जाके। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। कुछ लोग जैसे ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, जैसे पोलर बियर्स, उनके ऊपर फैट का लेयर ज़्यादा होता है ताकि वो ठंड को बर्दाश्त कर सके। ये सारी चीज़ें विल कम ऑन टू दैट वन। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ वाटर। वाटर इज़ अनदर एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लाइफ। ठीक है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर समंदर का पानी ज़्यादा है बट फ्रेश वाटर बहुत कम है। कहीं पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन समंदर का पानी कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वाटर को लेके, क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी जो होता है वो सीधे इफ़ेक्ट करता है किस चीज़ को? प्लांट्स वगैरह को। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब, वो तो किसी को भी करेगा, लेकिन सबसे पहले तो लाइफ के प्लांट्स को चाहिए, जो कि प्लांट्स को ग्रो करवाना होता है। दे आर हेवली डिपेंडेंट, और उसी से ही बाकी सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये फिर पानी के अंदर हमें पता ही है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें भी आप देख सकते हो चीज़ लिखा हुआ है, सैलिनिटी को ये करते हैं। तो सैलिनिटी जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ सैलिनिटी को पार्ट्स पर 1000, वैसे ही पार्ट्स ppm जो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में उस तरीके से मेजर किया जाता है। जैसे देखो बोला इनलैंड वाटर्स में सैलिनिटी 5 होता है, मतलब पर 1000 इन्होंने कैलकुलेट किया था। पर 1000 मतलब 1000 kg अगर पानी लोगे तो उसमें सिर्फ 5 ग्राम क्या होगा?
सॉल्ट होगा। इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर में जो ज़मीन से निकलता है, सी वाटर में 30 से 35 होगा, और हाइपर सलाइन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे उससे भी ज़्यादा 100 के आसपास है, दैट इज़ हेलोफिटिक एरियाज़ वगैरह बोलते हैं जो हम, ठीक है। तो ये वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड दे मोस्टली ग्रो इनसाइड द वाटर बॉडी ऑल्सो, सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं वो, मतलब जो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पानी वाले एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, न बहुत ज़्यादा हाई न बहुत ज़्यादा लो, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मेजोफाइट्स। जैसे कि हम लोगों का एरिया है, दैट इज़ मेजोफाइट, न पानी बहुत ज़्यादा हाई है न बहुत ज़्यादा लो है, दे आर कॉल्ड मेजोफाइट्स। तो हमने एक देखा हाइड्रोफाइट जो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। मेजोफाइट्स जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, हल्का फुल्का मॉइस्ट, हल्का हल्का ड्राई, दैट इज़ मेजोफाइट। जैसे कि हम लोग का क्रॉप प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फूड प्लांट, दे आर ऑल मेजोफाइट्स। वन इज़ ज़ेरोफाइट, ज़ेरोफाइट्स जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में रहते हैं, बहुत कम पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया वाले। अकेशिया मतलब अपुंशिया जो कैक्टस प्लांट बोलते हो, अकेशिया, टैमेरिक्स मतलब बबूल, कैजुअरिना, दे आर ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट्स आर द प्लांट्स विच कैन ग्रो इन व्हाट, ड्राई कंडीशंस। और एक होता है हाइग्रोफाइट्स जो वेट एरियाज में, जो दलदल टाइप का एरिया होता है उसमें रहते हैं, हाइग्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है रानुनकुलस, र्यूमेक्स, ये सब नाम आप लोग याद रखना, इस पीडीएफ में नहीं है, बस ध्यान रखो। रानुनकुलस, RANUNCULUS, रानुनकुलस, र्यूमेक्स, दे आर हाइग्रोफाइट्स। तो वाटर कैसे अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आपको 4 टाइप के प्लांट्स बताए। पहला बताया हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, दूसरा मेजोफाइट्स जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, 50-50 मान लीजिए, 50% ड्राई, 50% पानी के मतलब मॉइस्ट एरियाज़ में। ज़ेरोफाइट्स जो बिल्कुल ड्राई एरिया में ग्रो करता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे डेजर्ट एरिया। तो अकेशिया, कैजुअरिना मतलब कैक्टस एंड बबूल का प्लेन वगैरह, टैमेरिक्स। एंड अनदर इज़ हाइग्रोफाइट जो दलदल टाइप के एरिया मतलब वेट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ रानुनकुलस एंड र्यूमेक्स। अब एक चीज़ मुझे डिस्कस करना है, जैसे भी इसमें आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से दिया गया है। अब जैसे जो प्लांट नॉर्मल नदी वगैरह है उसमें भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिशेज़ होते हैं, समंदर में भी वही चीज़ होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे फिशेज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो जो पानी के अंदर, जो नॉर्मल नदी वगैरह तालाब के अंदर रहते हैं उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। जो समंदर वगैरह में रहते हैं वहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। इसका मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन सॉल्ट कंसंट्रेशन में बर्दाश्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर का हमने देखा, एक बोला हमने यूरीथर्मल जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त कर सकते। उसी तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा चेंज इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर को बर्दाश्त कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन, ठीक है, जैसे कि सैल्मन फिश होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा चेंज इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन, जैसे कि शार्क वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऐसे सीज़ में मिलते हैं समंदर में, और समंदर के खास करके ऐसे पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने देखा वाटर के हिसाब से प्लांट्स को हमने 4 टाइप से बिता दिया। हाइड्रोफाइट्स पूरा पानी में, मेजोफाइट ज़मीन पे 50-50, ज़ेरोफाइट ज़मीन पे ही मतलब लेकिन एकदम पानी की कमी है ड्राई एरिया में, हाइग्रोफाइट्स जो वेट एरिया में है। फिर हमने बोला प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन, जैसे कि सैल्मन फिश जो होता है। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा नैरो रेंज मतलब बहुत ज़्यादा चेंज इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन, दैट इज़ शार्क, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर व्हाट यू कॉल्ड वाटर, ठीक है।
Now let me stop this video. Starting the next video, I have been talking too much. I'll start with light and soil. जो आप देख सकते हो ये टॉपिक आ रहा है light and soil. नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट लाइट एंड सॉयल. सॉयल में थोड़ा काफ़ी सारा कुछ आएगा, सिर्फ इतना ही नहीं जितना ये 2-4 लाइन लिखा है नहीं, जैसे बाकी समय में मैंने आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताया. सो थिंग इज़ दैट यू हैव टू नॉट लिसन ओनली टू what is being written in this PDF. You have to listen to what I am saying. मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे एक्स्ट्रा बताई, मैंने आपको पहले भी बोला था. Just plug the earphone and keep listening to it. Wherever some points come, just write it in your notebook. Okay. इसमें मैं कुछ नोट्स लिख के भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, देख कुछ ना कुछ तो लिख के दूंगा ही, बट दैट इज़ एन यहाँ पे एनीवेज आपको वो दिमाग में ही बैठाना है. देयर इज़ नथिंग लाइक कि जो बहुत ज़्यादा समझाना है इसमें, ठीक है. जो भी समझाना है ऐसे ही बोल के ही समझाना है. सो जस्ट कीप ऑन लर्निंग इट. ओके गाइस, लेट्स स्टॉप दिस. थैंक यू.